सकता है। तो कहने की बात है कि जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी, तो इसको इंटरसेप्ट ना करने के बजाय आप क्या वेट कर रहे थे जब ये गिरेगी, फटेगी, फिर पता लगेगा ये खाली है, भरी है, कितनी इतनी भरी है, इतनी भरी है या इतनी भरी है। मतलब जितना उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन में जितना बड़ा खड्डा होगा, उसको नाप के फिर बताएँगे। और मजे की बात तो ये है 24 घंटे अब आरज़ू जी एक और मतलब टेक्निकल पॉइंट बताऊँगा। 24 घंटे बाद भी मैंने देखा था वो प्रेस रिलीज़, कहते प्रोजेक्टाइल। पहले मैं आरज़ू जी मैंने कहा ऐसा कौन-सा प्रोजेक्टाइल बन गया यार जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। मैंने कहा ऐसा कौन-सा बाला फरसा है जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। मैंने कहा हमारे चोपड़ा जी जो है ओलंपिक मेडलिस्ट वो भी इतना तेज बाला नहीं फेंकते। अब आप तो ये अगर ये 8.4 मीटर लॉन्ग है, ये सुपरसोनिक है तो ये ब्रह्मोस है। तो आप तो 24 घंटे बाद इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। इसकी बॉडी मतलब पूरा आपको वो मिला है 8.4 मीटर का। तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी बोल दिया ब्रह्मोस था। चलिए वो बात नहीं है, तब भी आप उसको प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। अब मसला ये है 3 मिनट 47 सेकंड तक आपने इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं मतलब सुमीत जी, आप लोग किसी बात से खुश नहीं होते। अभी हमने अगर गिरा दिया होता तो आप लोग कहते जो जी गिरा दिया, हम तो वैसे ही टेस्ट कर रहे थे, हम तो इलेक्शन की पटाखे चला रहे थे, या वो जैसे अर्नब जी कहते हैं दिवाली का पटाखा चला रहे थे, तब भी आप लोग परेशान होते। अब कुछ नहीं किया, हम खड़े होकर देखते रहे, वो गया, तब भी आप लोग परेशान है। मतलब आप लोग चाहते क्या है आप लोग? नहीं, मैं चाहता कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ जी, टेक्निकली बात कर रहा हूँ। 3 से 5 मिनट में कोई भी हिटिंग रेंज है। 3 मिनट 47 सेकंड तक मतलब क्या देख रहे थे मतलब, या नहीं, कहीं हमें हमें उसके उसके जिस तरह से वो उड़ रहा था, जिस तरह से वो आया है फ्लाई करके, उसी से पता लग गया था इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे वो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था ना, मेरा ख्याल है इस वजह से। मुझे लगता है जिन्होंने खबर दे दी आपको, जिन रेजिमेंट उन्होंने खबर दे दिया आपको, भाई इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए अब जिन रेजिमेंट तो आपके पास ही है ना दुनिया में, और तो किसी के पास है नहीं। अब कुछ हाँ, तो वो भी फायदा होगा, जहाँ रडार फेल है वहां जिन चल जाते हैं। अच्छी बात बिल्कुल है। देखे ना, हमें पता था खाली है, तो अब खाली चीजें गिरा के क्या करना है हमने? हमें और भी बड़े काम पड़े, हमें हमारी फौज को मटर भी छीलने होते हैं, आपको शायद ये नहीं पता। लेकिन वो मैं नहीं, आपको फिर कभी बताऊंगी, मटर वाली स्टोरी। भी तो है, हवा लगा रहे हैं हम, इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे, कभी सबमरीन को नहीं पकड़ पाते, मिसाइल आती है 3 मिनट 47 सेकंड रहती है एरोस्पेस पे। मजे की बात ये बताना चाहूंगा दर्शकों को आरजू जी, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल थी, अनाम थी, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका जो ये मैक 3 पे चलती है, दैट्स 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो अब इसका जो हिटिंग रेंज है पाकिस्तान में कहीं भी 3 से 5 मिनट है, ठीक है जी, कोई भी टारगेट। ना मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मेजर जनरल साहब कह रहे थे, एयर मार्शल साहब उस दिन आईएसपीआर में कह रहे थे, इट वाज 3 मिनट्स एंड 47 सेकंड्स इन द पाकिस्तान स्काई। अब मुझे एक बार बताइए, जब मिसाइल उड़ी, ये तो आपको दिख गया, चले आपने ट्रैक कर लिया, अच्छी बात है। 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा आपको कोई भी 10-20 हजार का चाइनीज रडार भी दे देगा। पर मजे की बात ये, जब आपने देखा तो आपको ये नहीं पता था ये आर्म्ड है अनआर्म्ड है, इसमें हेवी पेलोड है, लाइट पेलोड है, कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वगैरह, कहीं टैक्टिकल वेपन तो नहीं है, कहीं कोई और वेपन तो नहीं बना है। चलिए नहीं वो मतलब मट लेकिन लेकिन ये कि खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है और अच्छी बात है कि मतलब उसमें कुछ नहीं था। अगर होता तो फिर और बात होती। लेकिन ये कि कुछ नहीं था तो खाली चीज को गिरा के हमने करना भी क्या? खुद ही गिर गया बेचारा तो चकरा के। लेकिन एक चीज नियाजी साहब की बड़ी अच्छी लगी, बोला हमने रेस्ट्रेन दिखाया, हमने रिटेलिएट नहीं किया। मैं कह रहा था सर विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, एक आई आप रोक नहीं पाए, रिटेलिएट करती जब 1000 आती तो उसका क्या करते हैं? अब देखिए मैं जब जब एक जब होता है मूछ का बाल काटते हैं आरजू जी ने, कई बार, जिनकी मेरी तो है नहीं मूछ है, तो कई बार ना कैंची इधर उधर चल जाती है, तो आदमी क्या करता है, यार छड़ेनू यही ठीक है, ज्यादा कैंची चलाओ तो पता लगा पूरी मूछ मोड़नी पड़ेगी। तो मतलब ऐसी परिस्थिति ना हो, एक आध बाल वाल हिल जाए तो वही रहने देने चाहिए, उसको रिटेलिएशन नहीं कहते, उसे कहते हैं मौके की नजाकत। चले अगली बार भेजिएगा, फिर दिखाएंगे हम आपको। उसी टाइम मार के गिराएंगे ना उसको, तो फिर आप बोलेंगे कि अब ये क्या किया है। शेख लेकिन रशीद खैर से जी, निकल गई, शेख रशीद साहब बोलेंगे आके निकल गई सबमरीन की तरह। अब मैंने सुना ये सबमरीन तो 6 बार आई थी, आपके ही मीडिया में बोल कुछ कह रहे 6 बार आई थी जी। पता नहीं, मैंने तो 3 या 4 बार सुना है। और शेख साहब ने कहा है कि अब अगर आई तो हम पकड़ेंगे भी और हम मारेंगे भी। ये भी अब शेख साहब की स्टेटमेंट मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। नहीं इसलिए आप मैं, लोग सोच समझ के आइएगा। अब हम 28 के पहले भेजे 28 के बाद भेजे, क्योंकि तब शेख हमारी साहब, पहले ही यहाँ पे बैंड बजी हुई है हमारी गवर्नमेंट की। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी तो उनके सर पे कुछ भी गुजार दें तो कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि ना काफी सिचुएशन खराब है। आरजू जी 28 के बाद वो सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तभी 28 की डेट कह रहा था। तो 28 के बाद भी तो शेख साहब को बयान देने की शायद जरूरत ना पड़े।
ऐसा भी हाँ, हो हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, लेकिन है। आपको ये चीज़ 28 को ही पता चलेगी। लेकिन अगर ओके। हम बात करें इंडिया की और रशिया की, तो आप लोग जी रशिया से सुना है कि ऑयल लेने लगे हैं, और सऊदीया जो है वो चाइना को देगा, तो मतलब ये सीधा-सीधा आप लोग अमेरिका से पंगे नहीं ले रहे कि जी मतलब अमेरिका और रशिया का आपको हमेशा से पता है कि वो 36 का आंकड़ा जो बोला जाता है वो है, और आप लोग रशिया के साथ अपने टर्म्स जो है वो इस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। वैसे तो खैर आप लोग हथियार भी लेते हैं उनसे, लेकिन जी। अब जो ये ऑयल की बात हो रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आरजू जी, ये ऑन अ सीरियस नोट आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इस पे काफी कंफ्यूजन है क्या? हम्म। अब लोग इसको देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको याद हो, जब पुतिन साहब यहाँ आए थे तब हमने इस पे डिस्कस किया था, तब हमारे 29 एमओयूज हुए थे। उनमें पहली बार एक एमओयू, उस दिन मैंने आपको बोला था, हुआ था ऑयल पे, और इंडियन ऑयल ने एमओयू किया था एक रशियन कंपनी से। तो ऑयल लेने की कवायद तब शुरू होती है जब पुतिन साहब यहाँ आते। ये यूक्रेन की लड़ाई वड़ाई अमेरिकन अमेरिकन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप अब यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखें आरजू जी, उसके दो पिलर है। देखिए पहली बात, रशिया जो है केवल 14 करोड़ की आबादी है, 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है, अभी पुतिन के पास 630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। दूसरी जो बहुत ज्यादा होता है इस आबादी, और उनके पास इतना मिनरल और वेल्थ है कि रिचेस्ट मिनरल वेल्थ है रशिया में। तेल, अपना तेल की एक प्रॉब्लम है रशिया की, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो टेक्नोलॉजी काफी पुरानी, उन्हें कहते हैं, वो जो रिफाइनरीज होते हैं उन्हें टी केटल्स कहते हैं, बहुत पुराने स्टाइल की रिफाइनरीज है उनके। जैसे अमेरिकन का हेलिबर्टन का ले ले, या अमेरिकन कंपनीज का ले ले, शेल का, वैसे उनका ऑयल एक्सक्वेशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई प्राथमिकता नहीं रही है। अब इनकी जीडीपी चलती है हथियार बेच के और तेल बेच के। मैं हमेशा से अपने गवर्नमेंट पे, यहाँ नेशनल टीवी पे काफी डिबेटों में कहता हूँ, यार आप पुतिन को आप हथियार और तेल की गारंटी, तो वो आपसे दोस्ती करता रहेगा। तो ये मैंने कहा हम पुतिन से तेल क्यों नहीं लेते, हम दुनिया भर से तेल लेते हैं। अभी परिस्थिति है अर्जुन जी, 85%, 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम हर साल 3 से 5 कुएं खोद देते हैं। जिस एक कुआं खोदने में मोटा मोटा, नॉट गेटिंग इन टेक्निकलिटीज, एक कुआं खोदने में 300 से 500 करोड़ लगते हैं। तेल निकला निकला, नहीं निकला नहीं निकला, पर एवरेज है कि अगर 5 में से एक आध में भी निकल जाता है तो सारा खर्चा पानी निकल जाता। हम भी अपना तेल ढूंढ रहे हैं, बट हकीकत ये, चाइना के बाद वी आर द नंबर 2 एनर्जी इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इस इक्वेशन में करीब 1 साल पहले जाए, 1 साल पहले नंबर 1 सप्लायर था सऊदी अरबिया, ठीक है जी। धीरे धीरे इक्वेशन बदलती गई, आज नंबर 1 सप्लायर है यूएसए। यूएसए इज नाउ ऑयल सरप्लस, ऑयल एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 नाइजीरिया है, नंबर 3, ये थोड़ा आगे पीछे चलते रहते हैं, नंबर 3 इराक है, नंबर 4 स्टेज पे आ गया है सऊदी अरब। अब जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर, उनका ये कहना होता है भाई आप हमसे कुछ और चीजें ले लो। हम, अब जब आप ऑयल किसी से लेते हो तो आपको अपनी रिफाइनरी के स्टैंडर्ड्स, कुछ मशीनरी या कुछ जो इक्विपमेंट होता है उनको अपग्रेड करना पड़ता है। हर क्रूड हर जगह का सेम नहीं होता। तो अगर आप अमेरिकन क्रूड लेंगे तो कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से क्रूड आता रहा वो सालों से आता रहा।